फ्रेश पेज और न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक पार्टनरशिप फर्म में 2 या 3 पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए, बी एंड सी, और तीनों ने डिसाइड किया कि अब बहुत पैसे कमा लिए और क्या मेहनत करनी है, चलो अपने बाकी ज़िंदगी के बचे हुए दिन आराम से काटते हैं, तो अपना बिजनेस बंद कर देते हैं। समझ गए? और सोचो, जब पार्टनर बिजनेस बंद कर देंगे तो क्या किया जाएगा? शॉप में ताला लगा के चले जाएंगे, बस बिजनेस बंद? ऐसे तो नहीं होगा। उन्हें क्या करना होगा? जब भी फर्म अपना बिजनेस बंद करेगी तो सबसे पहला काम क्या करना होगा बेटा? एसेट्स को सेल करना पड़ेगा। क्या किया जाएगा? सेल ऑफ एसेट्स। एसेट्स को बेचा जाएगा। ठीक है। और दूसरा काम किया जाएगा, एसेट्स को बेचने के बाद लायबिलिटीज का पेमेंट किया जाएगा। ठीक है। और लायबिलिटीज की पेमेंट करने के बाद तीसरा काम क्या किया जाएगा? पार्टनर्स लोन रीपे किया जाएगा। मतलब अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ था तो फर्म पार्टनर का लोन वापस चुकाएगी। पहले लायबिलिटी की पेमेंट होगी, फिर पार्टनर का लोन वापस चुकाया जाएगा। और लोन, पार्टनर्स लोन की पेमेंट करने के बाद लास्ट स्टेप क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल आर रीपेड। मतलब पार्टनर्स के जितने भी कैपिटल के पैसे बनते थे वो वापस कर दिए जाएंगे और बिजनेस बंद। ठीक है। अच्छा, ये दो स्टेप जो है ना, पहले वाले दो स्टेप्स, एसेट्स को सेल करना है। सेल करने का मतलब होता है रियलाइज करना, एसेट्स को रियलाइज करना। लायबिलिटीज को पे करना है, मतलब लायबिलिटीज को सेटल करना है। तो इन दो स्टेप्स के लिए, पहले दो कामों के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसको कहा जाता है रियलाइजेशन अकाउंट। समझ गए? तो इस चैप्टर में मेनली आपको रियलाइजेशन अकाउंट समझना है, जो कि बहुत आसान है, कुछ भी इसमें डिफिकल्टी है ही नहीं। बाकी तो सब बिल्कुल ही सिंपल है। आप मेरे साथ साथ नोट करते रहना। अब मैं आपको फॉर्मेट दे रहा हूँ रियलाइजेशन अकाउंट का। साथ साथ नोट कर लेना। ये फॉर्मेट है हमारा, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। देखो बेटा, सबसे पहला काम क्या किया जाएगा? सबसे पहला काम, टू एसेट्स, यानी कि हमारे बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स थे, बैलेंस शीट में कौन कौन से एसेट्स होते हैं बताओ? मशीन होता है, और डेटर्स होते हैं, और गुडविल होता है, एटसेट्रा एक्सेट्रा। जितने भी एसेट्स हैं बैलेंस शीट के अंदर, वो सारे हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। और वैल्यू कौन सी आएगी? जो हमें बैलेंस शीट में दी हुई है। अगर बैलेंस शीट में मान लो मशीन लिखा हुआ है 1,00,000 रुपीज, तो 1,00,000 आ जाएगा। समझ रहे हो? मतलब जो वैल्यू बैलेंस शीट में दी हुई है वो फिगर हम यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन एसेट्स ट्रांसफर करने के बाद दूसरा काम हमें क्या करना है? जितने भी लायबिलिटीज थे वो भी यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जितनी भी लायबिलिटीज है,
कौन कौन सी हो सकती है लायबिलिटीज? क्रेडिटर्स हो सकता है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये भी बैलेंस शीट फिगर पे आएगा, जो वैल्यू बैलेंस शीट में लिखी हुई है। क्लियर है ये बात? अच्छा, तीसरा काम क्या किया जाएगा? देखो, अच्छा एक चीज और, एसेट्स को हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया, क्यों किया बता सकते हो? क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आए, आप हमेशा से जानते हो कि एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, तो इसलिए एसेट्स को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया। और लायबिलिटीज के क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो लायबिलिटीज को हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, इसके बाद तीसरा काम क्या किया जाएगा? यहाँ पे जो एसेट्स है ना, इनको सेल किया जाएगा, और एसेट्स को जब सेल करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे बाई कैश या बाई बैंक अकाउंट। ये किस चीज की एंट्री है? सेल ऑफ एसेट्स, जैसे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, गुडविल, कोई भी एसेट जो बिक गई वो यहाँ पे लिख देंगे बाई बैंक। हाँ, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना, वो आएगी बेटा सेल वैल्यू, यानी कि जितने में हमने सेल किया है। जैसे कि बिल्डिंग सपोज 5 लाख रुपीज की सेल की हमने, तो यहाँ 5 लाख रुपीज आएगा। समझ रहे हो? अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जब पार्टनरशिप फर्म बंद होती है ना, तो कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर कह सकता है कि भाई आप जैसे एसेट्स बेच रहे हो बाहर के लोगों को, तो पार्टनर कहता है एसेट्स मैं ले लेता हूँ, मतलब कोई पार्टनर भी तो एसेट्स ले सकता है। तो अगर पार्टनर एसेट्स ले लेगा तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एसेट्स टेकन। पार्टनर ने अगर एसेट्स ले लिया है तो, और यहाँ वैल्यू कौन सी आएगी? जो एग्रीड वैल्यू है, मतलब जितने में पार्टनर ने वो एसेट्स को लिया। समझ रहे हो? अच्छा, इसके बाद फोर्थ स्टेप क्या करना है? जितने भी लायबिलिटीज थे इनका हमें पेमेंट करना है, और पेमेंट्स को आप डेबिट साइड पे शो करोगे। और जब भी पेमेंट किया जाएगा तो कैश या बैंक के थ्रू किया जाएगा, तो आप या तो कैश लिखोगे या बैंक लिखोगे। ये किस चीज की एंट्री है? पेमेंट्स की, पेमेंट्स ऑफ लायबिलिटीज एंड एक्सपेंस। ये कौन से एक्सपेंसेस है? देखो, फर्म के हजारों एसेट्स हो सकते हैं, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर। जब इनको बेचा जाएगा तो क्या बेचने में कुछ खर्चे नहीं होंगे? आप सोचो, अगर मान लो फर्म के डेटर्स थे 1 करोड़ रुपीज के, डेटर से पैसे कलेक्ट करने हैं, किसी से 1 लाख लेना होगा, किसी से 50,000 रुपीज, इस तरीके से, तो क्या पैसे कलेक्ट करने में भी कुछ खर्चा नहीं होगा? भी आने जाने में टाइम लगता है, कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं, तो जितनी भी पेमेंट्स होगी। ठीक है। अच्छा, कभी कभी पार्टनर कह सकते हैं कि पेमेंट पार्टनर खुद कर रहा है, मतलब फर्म के ब्याह पे पार्टनर पेमेंट कर देता है। तो अगर पार्टनर ने पेमेंट कर दी तो हम लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट, पेमेंट्स बाय पार्टनर। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे आएगा कितना? जितना अमाउंट हमने पे किया है, और यहाँ पे भी जितना पार्टनर ने पेमेंट किया है, यानी कि अमाउंट पेड। इतना करने के बाद अब रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर लोगे, और डेबिट साइड पे अगर कुछ बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो उसको हम रियलाइजेशन प्रॉफिट बोलते हैं। रियलाइजेशन प्रॉफिट। और ये रियलाइजेशन प्रॉफिट किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। सपोज 2 पार्टनर्स थे, ए एंड बी, तो ए इज कैपिटल अकाउंट एंड बी इज कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रॉफिट, जो भी उनकी रेशो थी। अगर कोई रेशो मेंशन नहीं की गई है किसी क्वेश्चन में, तो फिर इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा पार्टनर्स में। क्लियर है ये फॉर्मेट? इसे आप नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1, मेरे साथ साथ नोट कर लो। ए एंड बी आर पार्टनर्स
और उनकी बैलेंस शीट गिवन है। साथ साथ नोट करना है क्वेश्चन। लायबिलिटी साइड पे हमें दिया हुआ है क्रेडिटर्स 10,000 रुपीज, कैपिटल्स ए एंड बी। ए का कैपिटल है 75,000 रुपीज एंड बी का कैपिटल से 45,000 रुपीज। एसेट साइड पे दिया हुआ है बैंक बैलेंस 7,000 रुपीज और डेटर्स, अच्छा इसका टोटल भी कर लेते हैं। टोटल कितना आ रहा है? 5, 10, 0, 1, 2, 7, 9, 1,30,000। डेटर्स है से 43,000 रुपीज और मशीन दिया हुआ है 50,000 रुपीज एंड गुडविल दिया हुआ है 30,000 रुपीज और यहाँ पे भी टोटल हो गया 1,30,000 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन साथ साथ नोट करना है। आगे वो कह रहा है कि पार्टनर्स डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म। डिसॉल्व द फर्म मीन्स बिजनेस को बंद कर दिया उन्होंने, और जब बंद कर दिया तो एसेट्स को बेचेंगे। और वो कह रहा है कि एसेट्स रियलाइज्ड हो गई कौन कौन से एसेट्स थे? डेटर्स थे। बैंक को तो रियलाइज करना नहीं है, वो तो ऑलरेडी कैश है, बैंक को तो नहीं बेचेंगे ना। किन से पैसे लेने हैं? इन डेटर्स, मशीन और गुडविल से पैसे लेने हैं। तो एसेट्स कैसे रियलाइज्ड हुई? वो कह रहा है कि डेटर्स 40,000 रुपीज रियलाइज हुए, मशीन से 50,000 रुपीज रियलाइज हो गए, गुडविल से कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ और अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट से रियलाइज हो गए 35,000। ये अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स का क्या मतलब होता है? थोड़ा अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट का मतलब है ये इन्वेस्टमेंट है, मतलब हमारी एसेट्स है, लेकिन वो अनरिकॉर्डेड रह गई। अनरिकॉर्डेड का मतलब उसको हमने एसेट साइड पे लिखना भूल गए थे। अब सोचो क्या गलती नहीं हो सकती? क्या ऐसा जरूरी है कि हमने सारी एसेट्स रिकॉर्ड कर ली हो? मतलब हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट थी, उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करना भूल गए थे, लेकिन अब क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है तो अगर हमने उस इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड नहीं किया था तो क्या सेल नहीं करेंगे? सेल तो करेंगे ना, क्योंकि उसके ऑनर तो हम ही हैं। तो उस अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स को बेच के भी 35,000 रुपीज रिसीव हो गए। फिर कह रहे हैं कि लायबिलिटीज सेटल्ड, लायबिलिटीज को सेटल कर दिया। क्रेडिटर्स थे हमारे एक, तो क्रेडिटर्स को पे किया हमने सपोज 12,000 रुपीज। देखो क्रेडिटर्स लिखे हुए यहाँ पे 10,000, पेमेंट किया 12,000। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हमने ये 10,000 गलती से लिखे हुए हैं। जब एक्चुअली में कैलकुलेट किया, फर्म बंद हो रही है, तो पता लगा कि क्रेडिटर्स 12,000 के थे और हमने उनकी भी पेमेंट कर दी। ठीक है, इसके बाद कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी था हमारा। सपोज आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 1,000 रुपीज, उसकी भी पेमेंट कर दी हमने।
लायबिलिटीज में लिखा नहीं है, तो ये भी क्या है, एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है बेटा, जिसको हम लिखना भूल गए थे। हमारी लायबिलिटीज है। अब बिजनेस बंद हो रहा है, तो आप एक बात बताओ, जिस लायबिलिटी को हमने नहीं लिखा था, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो क्या उसको पेमेंट नहीं करेंगे? बताओ। हम बोल सकते हैं कि भाई हमने तो आपको रिकॉर्ड नहीं किया था, हम आपके पैसे नहीं देंगे। पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। समझ रहे हो? इसके बाद एक पॉइंट और बोल रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से 2000 रुपीज, और कह रहा है कि ड्रॉ करो रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन को लिखना बंद करेंगे, सिर्फ सोल्यूशन देखना है, इधर नजर, इधर सिर्फ क्वेश्चन लिखना बंद करेंगे अब। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है हमें। अगर आपने एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लिया, तो सारे क्वेश्चन रियलाइजेशन के वैसे ही होने हैं। बस एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। फॉर्मेट हम कर ही चुके हैं। देखो, सारे एसेट्स हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, है ना, 2 एसेट्स। अच्छा, क्या बैंक को भी हमें बेचना है? क्या बैंक को भी रियलाइज करना है? भाई बैंक तो ऑलरेडी कैश है, तो बैंक को रियलाइज नहीं करना, तो बैंक रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा। हाँ, डेटर्स, मशीन, गुडविल, इनको तो हमें रियलाइज करना है, तो ये सारे आ जाएंगे 2 एसेट्स। 2 एसेट्स का मतलब उनके नाम से लिखना है, एसेट्स के नाम कौन कौन से हैं। डेटर्स थे, कितने थे देख के बताओ, कितने नजर आ रहे हैं? 43,000। और मशीन है, मशीन है 50,000 रुपीज। एंड गुडविल भी है 30,000 रुपीज। तो हमने अपने सारे एसेट्स यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए। ठीक है, जो बैलेंस शीट में थे, मतलब 2 एसेट्स, ये हमारा पहला पॉइंट था। सारे एसेट्स यहाँ पे रिकॉर्ड हो गए। दूसरा पॉइंट क्या बताया था? यहाँ पे लायबिलिटीज रिकॉर्ड करने हैं, यानी कि बाई लायबिलिटीज। लेकिन लायबिलिटीज नाम से, उनका नाम क्या है? लायबिलिटी का नाम क्रेडिटर्स है। 10,000 रुपीज। क्या और भी कोई लायबिलिटी नजर आ रही है बैलेंस शीट में? देखो बेटा, केवल एक लायबिलिटी है बैलेंस शीट में, है ना, तो वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। इसके बाद तीसरा काम क्या किया था हमने, बताओ? एसेट्स को जब हमने बेचा था, तो हमने कहा था हम लिख देंगे बाई बैंक अकाउंट। कौन कौन सी एसेट्स बेची है? देखो यहाँ लिखा हुआ है एसेट्स रियलाइज कैसे हुए। डेटर से हमें 40,000 रुपीज मिले, तो हम लिख देंगे बाय बैंक, डेटर से मिले 40,000। ये एक तरीके से हमारा रफ वर्क है, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। मशीन से हमें मिले 50,000 रुपीज, तो बाई बैंक, मतलब ये बाई बैंक के नीचे सारा आ रहा है। मशीन से हमें मिल गए 50,000 रुपीज। गुडविल से कुछ भी नहीं मिला, बिका ही नहीं गुडविल, तो बाई बैंक, यहाँ गुडविल आएगा ही नहीं, इसका मतलब। एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी, उससे भी हमें पैसे मिल गए 35,000, तो ये भी रिकॉर्ड कर देंगे। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स 35,000 रुपीज मिल गए। कुल कितने पैसे मिले हमें, बताओ? ऐड कर दो सबको। 5, 1,25,000। कितने आएगा ना? हाँ, 1,25,000। फिर आगे कह रहा है कि लायबिलिटीज को हमने सेटल कर दिया। लायबिलिटीज सेटल करने का मतलब होता है लायबिलिटीज की हमने पेमेंट कर दी, और पेमेंट तो अपना डेबिट साइड पे आती है, फोर्थ पॉइंट में था। और पेमेंट करेंगे तो टू बैंक अकाउंट। कौन कौन सी लायबिलिटीज पेमेंट की हमने? क्रेडिटर्स पेमेंट किया एक, तो क्रेडिटर्स पेमेंट किया 12,000 रुपीज। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करी 1,000 रुपीज। और फिर रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी हुए हैं हमारे 2,000 रुपीज, इसकी भी तो पेमेंट करेंगे ना। तो कुल कितनी पेमेंट हो गई? 15,000 रुपीज की पेमेंट हो गई। ठीक है, इसके बाद आप चेक करो बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आ रही है, क्या दोनों इक्वल हो रहे हैं? इक्वल तो नहीं हो रहे।
क्रेडिट में आ रहा है 1,35,000, डेबिट में कितना आ रहा है? क्रेडिट में तो आ रहा है 1,35,000 और डेबिट का टोटल चेक करो कितना आ रहा है। वन लैख 38,000 इक्वल नहीं आ रही है, मतलब बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में बच रही है कितनी? 3,000 रुपीज। क्रेडिट में बचने का मतलब है कि ये रियलाइजेशन लॉस है, तो आप लिख दोगे बाई रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट, और टोटल हो गया बोथ साइड 138 138 3,000 रुपीज रियलाइजेशन का लॉस हो गया। अच्छा, लॉस को पार्टनर्स किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? क्वेश्चन में तो कोई रेशो बताया ही नहीं है। अगर रेशो नहीं बताया गया है क्वेश्चन में तो फिर किस रेशो में होता है प्रॉफिट लॉस? इक्वल। तो 3,000 को 1:1 में डिवाइड कर दो, 1,500 एंड 1,500, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। देखो बेटा, कोई डाउट है तो इसमें पूछो। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, आप साथ साथ नोट कर लो क्वेश्चन। बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग सैलरी और रिजर्व्स कैपिटल ए एंड बी। क्रेडिटर्स 1,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, रिजर्व्स 3,000। साथ साथ नोट कर लेना, एज कैपिटल 4,000, बीज कैपिटल 5,000। टोटल हो गया 4, 9, 12, 15,000। एसेट साइड पे दिया हुआ है कैश, डेटर्स, फर्नीचर, गुडविल, 5,000, 3,000, 6,000, 1,000। टोटल हो गया 15,000। आगे कह रहे हैं फर्म वाज डिसॉल्व, फर्म को डिसॉल्व कर दिया गया। एसेट्स रियलाइज्ड हो गई। कैसे कैसे रियलाइज्ड हुई? डेटर्स 2,000 रुपीज, गुडविल फर्नीचर 10,000 रुपीज, गुडविल 5,000 रुपीज। और पेमेंट्स क्या की गई? क्रेडिटर्स 5,000 रुपीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 रुपीज, और आगे वो कह रहा है कि ड्रॉ
रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो और आपके पास 4 मिनट्स का टाइम है इसको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हम आंसर टैली करेंगे। इस क्वेश्चन को टैली कर लेते हैं। हमें बनाना था रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स कौन कौन से हमारे पास? डेटर्स, फर्नीचर एंड गुडविल। 3000, 6000, 1000। और लायबिलिटीज दो हैं, क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी। 1000 रुपीज एंड 2000 रुपीज। उसके बाद कह रहा है कि एसेट्स रिलाइज हो गई। तो एसेट्स रिलाइज तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? बैंक लिखा था ना। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो इधर बैंक नहीं दिया हुआ, कैश दिया हुआ है, यानी कि ये फर्म बैंक के थ्रू डीलिंग नहीं करती, कैश के थ्रू डीलिंग करती है। तो हम बैंक ना लिख के हम भी कैश ही लिखेंगे। समझ गए? डेटर्स, फर्नीचर एंड गुडविल, तीन एसेट्स रिलाइज हुई हैं। डेटर्स, फर्नीचर एंड गुडविल। 2000, 10,000 एंड 5,000। टोटल हो गया 17,000। पेमेंट्स किया हमने, तो टू कैश अकाउंट क्या क्या पेमेंट किया हमने? क्रेडिटर्स को पे किया 5,000 रुपीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी को पे किया 1,000 रुपीज, और एक्सपेंस तो इसमें है ही नहीं कुछ। टोटल पेमेंट किया हमने 6,000 रुपीज। तो अब देखिए इसमें प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है? 20,000। हाँ, डेबिट साइड में बैलेंस आया है, यानी कि प्रॉफिट आया है। हाँ, कितना प्रॉफिट आ गया? 9, 10, 4,000 रुपीज। हम लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन प्रॉफिट, सॉरी, टू रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर एज कैपिटल है बीज कैपिटल। रेशियो कुछ गिवन नहीं है तो इक्वल डिवाइड कर देंगे 2,000 ईच पार्टनर। ऐसे ही किया था। ठीक है बेटा, सब नोट कर लो। यहाँ पे क्या था? ड्रॉ रियलाइजेशन अकाउंट। अगर वो बोलता है ड्रॉ रियलाइजेशन अकाउंट कोमा कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट, तो फिर तो हमारा काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब हमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और कैश अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो आइए बनाते हैं कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट तो आपके लिए कोई भी नया अकाउंट नहीं है, आप पहले भी बना चुके हो। फंडामेंटल से बनाया, एडमिशन ऑफ पार्टनर में बनाया, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। दो पार्टनर्स हैं, ए एंड बी। और आप जानते हो क्रेडिट में कैपिटल प्लस होती है और डेबिट में माइनस। देखो कैपिटल का क्वेश्चन में, देखो बैलेंस शीट में दिया है कैपिटल का बैलेंस 4,000 एंड 5,000, है ना। और लायबिलिटीज मीन्स क्रेडिट साइड पे आई है। तो अब सबसे पहले तो बैलेंस लिख दोगे पार्टनर्स का, बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000 एंड 5,000। उसके बाद रिजर्व्स दिए हुए 3,000 रुपीज। रिजर्व्स आप जानते हो ना बेटा, ये प्रॉफिट्स होते हैं। ये प्रॉफिट भी किसको मिलेंगे? पार्टनर्स को। और उनका कैपिटल इंक्रीज होगा इससे। तो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3,000 रुपीज को। अगर कोई रेशो दिया होगा तो रेशो में, नहीं दिया तो फिर इक्वल। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे, देखो रियलाइजेशन प्रॉफिट है ये, दिख रहा है, नजर आ रहा है। 2,000 ए को मिला, 2,000 बी को मिला, तो रियलाइजेशन प्रॉफिट भी पार्टनर्स को ही मिलेगा। तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट
ब्रैकेट में लिख दो प्रॉफिट, लिखना चाहो तो 2000, बस और तो कुछ दिया नहीं है इसमें। अब आपको कैपिटल अकाउंट भी क्लोज कर लेना है। कितना आ गया इधर, 6500 और 8500। और यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ गई हमारे पास 6500 और 8500। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए थे यहाँ हम लिखते थे टू बैलेंस कैरिड डाउन, लेकिन यहाँ तो फर्म डिसॉल्व हो गई तो बिजनेस को कैरी तो करना ही नहीं है। तो क्या किया जाएगा, पार्टनर्स की भी पेमेंट कर दी जाएगी। मैंने बताया था ना, लास्ट में पार्टनर्स की पेमेंट करते हैं और इसको कहा जाता है फाइनल सेटलमेंट। मतलब पार्टनर्स को हमने पेमेंट कर दी जो उनके पैसे पड़े हुए थे, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। अभी हमें कैश अकाउंट बनाने को भी बोला गया है, तो कैश अकाउंट भी ड्रॉ कर लेते हैं, एक छोटा सा ही बनेगा। अच्छा, बैलेंस शीट में देखो कैश का बैलेंस इधर नजर आ रहा है। बैलेंस शीट में देखो कितना है कैश का बैलेंस, देख के बताओ। 5000। तो कैश का बैलेंस लिख दो 5000। ये एसेट से तो डेबिट में बैलेंस आएगा, और आप जानते हो कैश डेबिट साइड में प्लस होता है और पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट हो जाता है। अब रिलाइजेशन अकाउंट में देखो, डेटर्स, फर्नीचर और गुडविल तीनों को बेच के हमें 17,000 रुपीज रिसीव हुए थे बेटा, पैसे मिले थे हमें। तो पैसे मिले थे तो कैश अकाउंट में प्लस कर दो टू रिलाइजेशन अकाउंट। कितने पैसे मिले थे, 7,000 रुपीज। ब्रैकेट में लिख दो एसेट्स रियलाइज्ड। अच्छा, अब रिलायंस अकाउंट में देखो हमने पेमेंट्स भी तो की थी, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग सैलरी की, कुल मिला के 6,000 रुपीज। पेमेंट से कैश माइनस कर दो और लिख दो बाई रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिख दो पेमेंट्स। कितना पेमेंट्स किया हमने, 6,000 रुपीज। फिर पार्टनर्स के कैपिटल की भी पेमेंट की थी हमने, 6500 एंड 8500। तो पार्टनर्स को जब पेमेंट किया तो पार्टनर्स का कैपिटल कम हुआ और फर्म का कैश भी तो कम होगा। तो आप लिख दो बाई एज कैपिटल अकाउंट एंड बाय बीज कैपिटल अकाउंट, 6500 एंड 8500। इसके बाद आप इसे टोटल करो कैश अकाउंट को, और टोटल करने से देखो कितना आ रहा है। डेबिट साइड में आ गया 22,000 रुपीज। क्रेडिट का टोटल करो, यहाँ पे भी 22,000 ही आ गया, मतलब ये इक्वल आ गया। आपको ध्यान रखना है कि कैश अकाउंट का टोटल इक्वल आने का मतलब है कि हमारा सारा क्वेश्चन हमने सही किया है। क्लियर। नोट कर लीजिए इसे। कोई डाउट बेटा। थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत हो गई। ए का कैपिटल अकाउंट में 4,4157 आ रहा है ना। ये थोड़ी सी गलत हो गई थी, यहाँ 7500। तो ये भी कितना आ जाएगा, 7500। तो ये भी 7500 पे किया हमने। और देखो अब हमारा कैश अकाउंट मिल रहा है। हाँ अब मिल रहा है कैश अकाउंट, वो कैलकुलेशन एक थोड़ी सी गलत हो गई थी। चलिए नोट कर लीजिए इसे।